हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें तीसरा चैप्टर चल रहा है मुद्रा, बचत एवं साख। इसमें पिछले वीडियोस में हम लोग मुद्रा और बचत के बारे में पढ़ चुके हैं और आज के क्लास में आज इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा, जिसमें हम लोग साख के बारे में पढ़ेंगे, यानी व्हाट इज क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है, साख क्या होता है और साख के कौन कौन से आधार होते हैं, यानी बेस ऑफ क्रेडिट। इन सारी चीजों की चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि साख का मतलब क्या होता है, यह समझना है। तो देखिए, साख का सामान्य अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। अब देखिए, किसी व्यक्ति पे जब हम विश्वास करते हैं तो इसी चीज को साख कहा जाता है। जिस व्यक्ति पर जितना अधिक विश्वास होता है, उस व्यक्ति की साख भी उतनी ही अधिक होती है। विश्वास जितना अधिक होगा, उस व्यक्ति का साख भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है। अब देखिए, इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में हम लोग देखें, अर्थशास्त्र की भाषा में, तो अर्थशास्त्र में साख का अर्थ होता है ऋण चुकाने की क्षमता में विश्वास करना। यहां तो आपको दिख गया कि साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा, लेकिन किस चीज में विश्वास करना, तो ऋण चुकाने की क्षमता में विश्वास करना, इसी को हम साख कहते हैं। अब देखिए, आपका साख जितना अधिक होगा, आपको उतना ही अधिक ऋण मिलेगा। कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति आपको उतना ही ऋण देगा जितनी आपकी चुकाने की क्षमता में उसको विश्वास होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत गरीब व्यक्ति है, अगर उसको 5-10 हजार रुपये का कार्य है तो वह किसी व्यक्ति से ऋण लेगा तो कोई व्यक्ति उसको दे सकता है, लेकिन उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं है और वो 2 लाख रुपए उसको ऋण की आवश्यकता पड़ गया, तो फिर किसी व्यक्ति से मांगने जाएगा तो देगा नहीं, बिकॉज उस व्यक्ति के ऋण चुकाने की क्षमता में उतना अधिक पैसा क्या वो चुका भी देगा, इस बात में उस ऋण देने वाले व्यक्ति को विश्वास नहीं होगा, जिसके चलते वो ऋण नहीं देगा। तो देखिए, कहने का मतलब यह है कि अर्थशास्त्र में साख का अर्थ होता है ऋण चुकाने की क्षमता में विश्वास करना, और इसी विश्वास के आधार पर एक व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था को ऋण प्रदान करता है, ऋण देता है। आया समझ में? अब आपको समझ में आ गया होगा कि साख का रियल में मतलब क्या है। अब देखिए, साख के 2 पक्ष होते हैं, ठीक है, जिसमें पहला है ऋणदाता। एक पक्ष का नाम है ऋणदाता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिटर, और दूसरा पक्ष है ऋणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेटर। ये जो ऋणदाता है यानी क्रेडिटर, ये ऋण देने वाले व्यक्ति को कहते हैं, यानी वैसे व्यक्ति जो ऋण देता है उसको कहते हैं ऋणदाता, और वैसे व्यक्ति जो ऋण यानी जो कर्ज लेता है उसको हम कहते हैं ऋणी यानी डेटर। तो ये भी काफी आसान था। अब आइए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो साख के बारे में हमें जानना है वो है साख के आधार। कौन कौन से आधार होते हैं साख का, उसको समझना है। तो साख के बहुत से आधार होते हैं, मतलब यहां हम लोग इस चीज को सीखेंगे कि वो कौन कौन सी बात है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को या कोई संस्था किसी दूसरे संस्था को उधार देने के लिए यानी कर्ज देने के लिए सहमत होती है। तो कौन कौन से आधार है वो, तो सबसे पहली चीज कि विश्वास होना चाहिए। साख का सबसे प्रमुख आधार क्या है? विश्वास। अगर किसी व्यक्ति या किसी संस्था पर किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे संस्था को विश्वास होगा, तभी वह व्यक्ति या वह संस्था दूसरे किसी को कर्ज देगी यानी ऋण देगी। कहने का मतलब यह है कि ऋण देने वाला व्यक्ति ऋण देने के लिए तभी तैयार होता है जब ऋणी को यानी ऋण लेने वाली व्यक्ति पर उसे पूरी तरीके से विश्वास हो, पूर्णतः विश्वास हो, तभी वो कर्ज देगा। नहीं तो अगर विश्वास नहीं होगा, बिना बिना जान पहचान का वैसे व्यक्ति को जिस पे उसको कोई विश्वास नहीं है, उसे ऋण देने के लिए कोई ऋणदाता तैयार नहीं होगा। तो पहली चीज ये हुआ, यानी अगर साख हमारा बनाना है, ऋण हमें प्राप्त करना है, तो विश्वास बनाना आवश्यक है। और दूसरी चीज क्या है? चरित्र यानी कैरेक्टर। देखिए, कोई भी बैंक हो या कोई संस्था हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो चरित्रहीन व्यक्ति को कर्ज देना नहीं चाहता है। वैसे व्यक्ति को कर्ज देगा जिसका कैरेक्टर बढ़िया हो, जिसका चरित्र अच्छा हो, और क्योंकि अच्छे चरित्र वालों से ही उम्मीद किया जा सकता है कि हमारा पैसा जो है रिटर्न मिल जाएगा। आप सोचिए
कि अगर कोई डाकू है, चोर है, बदमाश है, अगर वो हमारे पास आएगा ऋण लेने के लिए तो हम उसको ऋण देंगे क्या? कर्ज देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं कुछ उसके प्रति निगेटिव बात हमेशा चलते रहता है, और बिकॉज उसका कैरेक्टर ही अच्छा नहीं है तो फिर वो क्या गारंटी है कि मेरा कर्ज लौटा देगा? सोचिए, अगर हम उसको 2 लाख रुपया कर्ज दे दिए और वो बोला कि हम 2 साल के बाद रिटर्न करेंगे, और 2 साल के बाद जब उससे हम मांगे तो हमको ही मारने पड़ गया, बिकॉज वो रॉबर है, डाकू है, तो मेरे गले पे चाकू रख दिया, बोला कि नहीं फिर मांगना मत कभी, ये 2 लाख रुपए जो तुम दिए हो वो हमारा हो गया हमेशा के लिए, हम रिटर्न नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति का कैरेक्टर ही सही नहीं है उस व्यक्ति को ऋण नहीं मिल सकता, यानी चरित्रहीन व्यक्ति को ऋण देना कोई भी पसंद नहीं करता है। तो अगर हमें कर्ज लेना है तो फिर चरित्र भी हमारा अच्छा होना चाहिए, कैरेक्टर भी बढ़िया होना चाहिए। तीसरी चीज, चुकाने की क्षमता। तो देखिए, चुकाने की क्षमता पे भी डिपेंड करता है हमारा साख। तो कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई काफी गरीब परिवार है, अगर उसको अचानक से 10 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ गया और वो अगर बैंक में जाएगा 10 लाख रुपया कर्ज लेने के लिए, तो बैंक भी उसे कर्ज नहीं देगी, कोई व्यक्ति भी उसे कर्ज नहीं देगा, बिकॉज सबको ही जानता है कि ये 10 लाख रुपया ले तो लेगा लेकिन इसके पास उसको फिर से चुकाने की क्षमता नहीं है। तो अगर हमारे अंदर कर्ज लिए गए राशि को चुकाने की क्षमता नहीं है तो हमें ऋण नहीं मिल सकता है। हमारे अंदर चुकाने की जितनी अधिक क्षमता होगी हमें उतनी ही अधिक ऋण मिलेगा, कर्ज मिलेगा। अब देखिए, चौथी चीज है पूंजी तथा संपत्ति। जनरली बिजनेसमैन जो होते हैं, कल कारखाने को चलाने वाले, इंडस्ट्री को चलाने वाला या बड़े बड़े बिजनेस को चलाने वाले, उन लोगों को मतलब हमेशा ऋण की, लोन की आवश्यकता पड़ती रहती है, जिसके चलते हमेशा वो बैंक से लोन लेते रहते हैं। तो देखिए, कहने का मतलब कोई छोटा बिजनेस है, उसके पास पूंजी कम है, उसके पास संपत्ति जो है, एसेट्स काफी कम है, तो अगर वो चाहेगा कि हम काफी अधिक, मान लीजिए कि उसका 2 लाख पूंजी है और उसका 2 लाख का एसेट्स है, 4 लाख का टोटल उसका संपत्ति है, और फिर वो चाह रहा है कि 10 लाख रुपया लोन ले ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए, अगर आपका पूंजी और संपत्ति अधिक है तो ही आपको अधिक लोन मिल सकता है, अगर आपका पूंजी और संपत्ति कम है तो आपको लोन भी कम ही मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है पूंजी और संपत्ति पर भी। पांचवी चीज, ऋण की अवधि पे भी डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है कि सामान्यतः जो ऋणदाता होते हैं ये अल्पकालीन अवधि के ऋण देना पसंद करते हैं, यानी शॉर्ट टाइम पीरियड के जो लोन होते हैं वो देना ऋणदाता पसंद करते हैं, क्योंकि ऋणदाता के मन में चलता है कहीं ना कहीं कि अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए लोन दे दें, मतलब लंबे समय के लिए अगर ऋण दे दें, तो क्या गारंटी है कि मतलब जो ऋणी है, जो क्रेडिटर है, जो ऋण लेने वाला व्यक्ति है, उसका चुकाने की क्षमता अभी है, लेकिन 20 वर्षों के लिए अगर हम लोन दे दे तो 20 वर्ष के बाद भी उसकी आर्थिक स्थिति ऐसे ही रहेगी। हो सकता है कहीं लॉन्ग टाइम के बाद उसका आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, चुकाने की क्षमता उसमें नहीं रहे, उसका पूंजी संपत्ति सब मतलब बर्बाद हो जाए, सब समाप्त हो जाए, या उसका चरित्र अभी अच्छा है लेकिन 20 वर्षों के बाद उसका कैरेक्टर खराब हो जाए, हमें ऋण लौटाने से मना करने लगे, अभी उस पर विश्वास बना हुआ है, हो सकता है कि लॉन्ग टाइम के बाद उस पर से विश्वास टूट जाए। तो इसलिए कोई भी ऋणदाता अल्पकालीन ऋण देना ही पसंद करता है, दीर्घकालीन ऋण देना कोई भी ऋणदाता नहीं चाहता है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, ये साख के ये सारे आधार, यानी ये सारी बातें हैं जिसपे ये डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति को ऋण दिया जाए और किस व्यक्ति को ऋण नहीं दिया जाए। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है साख से आप क्या समझते हैं शॉर्ट टाइप में, और अगर लॉन्ग टाइप बनाना होगा इसको तो क्वेश्चन पूछ देगा साख क्या है तथा साख के आधार का वर्णन करें। तो आपको ये अच्छा से क्लियर कर लेना है। अब आइए, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि कुछ प्रमुख साख पत्रों के नाम लिखें, यानी क्रेडिट पेपर्स के कुछ नाम लिखना है। तो देखिए, चेक जो होता है, आप सबको पता है चेक के बारे में, विनिमय बिल, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, यात्री चेक, पुस्तकीय साख, वैसे साख प्रमाण पत्र, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे साख पत्रों के नाम है, यानी ये सब क्रेडिट पेपर्स हैं, एक तरह की कागजात है जिसके माध्यम से हमारा साख निर्धारित होता है। तो कुछ जब एग्जाम में पूछेगा कुछ प्रमुख साख पत्रों के नाम लिखे, तो फिर आपको इन प्रमुख साख पत्रों के नाम लिखना है। तो क्लियर हुआ। आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। तो थर्ड चैप्टर जो था मुद्रा, बचत एवं साख, तीनों को हम लोग पढ़ लिए, मुद्रा को भी, बचत को भी और साख को भी। तो तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया।
अब अगले वीडियो में हम चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है वित्तीय संस्थाएं यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिसमें हम समझाएंगे कि वित्तीय संस्थाएं क्या होती है, वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार की होती है और कौन सी वित्तीय संस्थाओं का कौन सा कार्य है। ये सारी चीज हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे।